नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। और आज हम फिर आपके सामने हिस्ट्री का एक थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। फोर्थ, आई थिंक फोर्थ लेक्चर है ये, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री। और उसमें हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं और उसमें आगे की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको शायद सामने दिख रहा होगा। क्या कि व्हाट डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहेंगे, यानी कि क्या एक ये टर्म आता है लिबरल्स। लिबरल्स ये कौन थे? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि लिबरल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। ये बात आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और उसके बाद लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिज्म के पूरे प्रॉपर तरीके से आपको रशियन रिवॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद आपको पूरे यूरोप के अंदर इनका रोल देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। उसके बाद कह सकते हैं यही वो लोग थे जो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को निकाल कर लेके आ रहे थे और लोगों में नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे थे। नेशनल सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, वो क्रिएट यही लोग कर रहे थे और रेडिकल्स। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है लिबरल्स की बात करने वाले हैं कि इन्होंने राष्ट्रवाद को कैसे आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इनका क्या रोल रहा है इसमें हम लोग देखने वाले हैं। चलो देखते हैं, एक तो कौन सी सोसाइटी थी ये। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी कि अगर हम नेशनल यूनिटी की बात करते हैं तो ये जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था ये कौन लेके आया था अर्ली 19th सेंचुरी में। तो यूरोप वर क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि पूरा यूरोप जो था वो किससे किसकी तरफ सहमत था? लिबरलिज्म की तरफ। और लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए। लिबरल्स यानी कि लिबरल्स का मतलब तो यही हुआ कि जो लोग चाहते थे चेंजमेंट, यानी कि दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी। ये आपको इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यानी कि ये लोग मोनार्की के विरोधी थे। इतनी बात भी आपको याद रखनी होगी, यानी कि एक पॉइंट ये डाल देंगे और दूसरा पॉइंट यानी कि दे अपोज टू द मोनार्की, अपोज द मोनार्की। और उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें इसमें पता चलेंगी कि ये एक तो मोनार्की के विरोधी थे और उसके बाद सोसाइटी में चेंजमेंट चाहते थे और पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। सीधी सी बात ये है, यानी कि आपको पता चलेगा कि और ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ये लैटिन वर्ड लिवर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री। क्या होता है? फ्री। और उसके बाद फॉर द न्यू मिडिल क्लास, और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि मिडिल क्लास के जो लोग थे तो वो कौन थे, यानी कि लिबरलिज्म के समर्थक थे। वो जो क्या चाहते थे, सोसाइटी के अंदर हर एक की स्वतंत्रता होनी चाहिए फॉर द इंडिविजुअल, और सभी लोग क्या होने चाहिए, कानून की नजर में एक समान होने चाहिए। यानी कि वो सोसाइटी को फ्री करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे वो, कि आपको पता होना चाहिए कि जो लोग लिबरल टाइप के थे वो यानी कि फ्रीडम के समर्थक थे, यानी कि लोगों की फ्रीडम को सपोर्ट करते थे। और उसके बाद वो क्या चाहते थे कि जो भी लोग हैं वो इक्वल बिफोर लॉ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल बिफोर लॉ होने चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कानून की नजर में सभी लोग समान हों, इक्वल बिफोर लॉ। ये इस टाइप की आइडियोलॉजी के समर्थक थे, इनकी ये विचारधारा थी और ये लोग क्या चाहते थे वो आपको पता चल चुका होगा। हालांकि पॉलिटिकली अगर हम बात करते हैं, राजनीतिक रूप से भी इन्होंने किस कॉन्सेप्ट पे एम्फसाइज किया कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि सहमति से सरकार बननी चाहिए, हर किसी की सहमति से, कुछ इंडिविजुअल लोगों की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये लोग ये बात कह रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से जो लिबरल और लिबरलिज्म थे, ये चाहते थे क्या, एरिस्टोक्रेसी को एंड करना चाहते थे। यानी कि ये बात अभी मैंने बताई आपको, दे अपोज द मोनार्की, यानी कि पहला पॉइंट आपको जो है यहां से पता होना चाहिए कि दे वांटेड टू एंड द ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। जो भी जो कुलीन वर्ग के, जो पादरी वर्ग के लोग थे, उनको जो भी बाय बर्थ राइट्स मिले हुए थे उसके ये विरोधी थे। ये बात आपको दोनों ही पता चल, यानी कि ये क्लर्जी प्लस जो नोबिलिटी, इन दोनों के ही विरोधी थे। और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन हेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि वो क्या चाहते थे, एक ऐसी उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए जो संविधान के दायरे में रहकर काम करे। यानी कि इस टाइप की वो संविधान और उसके बाद इस टाइप की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं
कि अगर आप जो है देश के अंदर शासन करना चाहते हैं तो मोनार्की नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां शासन लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार करे। इस बात के ये समर्थक थे। और अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी में, लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इन्होंने किसका और समर्थन किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लोगों के पास होनी चाहिए। हालांकि इनके अंदर थोड़ी कमियां थी। वो क्या कमी थी? एक कमी थी जो मुझे नजर आती है कि ये कह सकते हैं पॉलिटिकली इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते थे, यानी कि पॉलिटिकल एरिया में ये इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने महिलाओं को वोट देने के अधिकार का समर्थन नहीं किया। इन्होंने केवल प्रॉपर्टी होल्डर्स को वोट देने के अधिकार का समर्थन किया, और उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी रखने का अधिकार के समर्थन में ये थे लोग। ठीक है, तो ये कुछ एक मुझे कमी नजर आती है। बाकी के ये सोसाइटी में चेंजमेंट तो चाहते थे बेटा, है ना? क्या कि एक तो दे वांट टू चेंज द सोसाइटी, उसके बाद दे अपोज द मोनार्की, दे वांटेड टू इक्वल बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद हर किसी की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात, इस आइडियोलॉजी के ये लोग थे। अगर हम लिबरल्स के बारे में लिखेंगे तो ये 4-5 पॉइंट जो है आप डालोगे तो कवर हो जाएगा पूरा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि येट फिर भी देखो क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें क्या किया? यूनिवर्सल सफरेज के मामले में इन्होंने सबको बराबर के अधिकार नहीं दिए। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने जेंडर बेस्ड इक्वलिटी में बिलीव ये नहीं करते थे कि विमेंस को भी राइट मिलने चाहिए। इस बात के ये विरोधी थे। तो मुझे कहीं ना कहीं इनके अंदर ये कमी नजर आती है। अगर हम बात करते हैं, यू विल रिकॉल द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, अगर हम बात करते हैं यही लोग जो थे जो फ्रांस में क्रांतियों को चला रहे थे, क्रांति को, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, कह सकते हैं यही वो लोग थे या जहां से पहला प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलता है कि लिबरल्स ने क्या आवाज उठाई थी। ठीक, उसके बाद राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड was granted exclusively to property owning men, यानी कि इन्होंने किसको अधिकार दिया? कि जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं उनको राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। उसके बाद राइट टू वोट भी उन्हीं को दिया था, यानी कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्टिव सिटीजन्स को इन्होंने वोट देने का अधिकार दिया था। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जिनकी एज जो होती थी वो 25 ईयर्स होनी चाहिए थी। ठीक है, 25 ईयर्स होनी चाहिए थी। एक्टिव सिटीजन की बात करते हैं तो एक्टिव सिटीजन, यानी कि एक्टिव सिटीजन फ्रांस यूरोपियन सोसाइटी के अंदर हम अगर हम बात करते हैं तो एज जिनकी 25 साल हो, और उसके बाद प्रॉपर्टी होल्डर होने चाहिए थे। ठीक है, प्रॉपर्टी होल्डर होने चाहिए थे। ये कुछ जो थी शर्तें थी एक्टिव सिटीजन होने के लिए। और वो क्या होने चाहिए? टैक्स पेयर होने चाहिए, अपनी सोसाइटी में टैक्स पेयर होने चाहिए। ये सब बातें इन्होंने जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनकी ये थी। उसके बाद इन्होंने पैसिव सिटीजन में जिनको रखा था, पैसिव सिटीजन कौन थे? तो पैसिव सिटीजन में वो लोग आते थे जिनके पास ना ही प्रॉपर्टी होती थी, यानी कि और उसके बाद पैसिव सिटीजन में जिनकी एज जो है वो बिलो 25 होगी, यानी कि बिलो 25 ईयर्स पहले था ये। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो लोग भी पैसिव सिटीजन के अंदर ही आते थे। प्रॉपर्टी के मामले में जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी वो, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो टैक्स भी नहीं पे करते थे, तो जो टैक्स पे नहीं करते थे वो भी पैसिव सिटीजन के अंडर आते थे। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को एज ए इलेक्टेड मेंबर असेंबली के लिए खड़ा होना था तो उसको अपनी सोसाइटी में जो टैक्स पेयर के जो ब्रैकेट्स होते थे कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन होगा, वो एज ए क्या कहते हैं इलेक्टर्स के रूप में खड़ा हो सकता था नेशनल असेंबली के लिए। ये बात थी इनकी सोसाइटी के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो इनके अंदर इन्होंने देखा क्या कि केवल प्रॉपर्टी ओइंग मैन को ही इन्होंने राइट टू वोट का अधिकार दिया। उसके बाद मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं और सभी महिलाएं वर एक्सक्लूडेड, उनको निकाल दिया था कहां से? इस राइट से, यानी कि उनके पास ये राइट्स नहीं होता था। पैसिव सिटीजन जिनको बोला गया, जिनके पास ना तो प्रॉपर्टी होती थी और ना ही वोट देने का अधिकार उनको दिया गया, और उसके बाद वो टैक्स भी नहीं पे करते थे, और उसके बाद जिनकी उम्र 25 साल से कम होती थी। तो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर इस टाइप के लोगों को पैसिव सिटीजन बोला जाता था,
तो ये कहीं ना कहीं इनका एक कमी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंड एंजॉय सफरेज। हाँ देखो, बीच में जब 1793 टू 94 के समय, जब फ्रांस में रेन ऑफ टेरर का समय था, जब रॉब्सपायरे की गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसने जब गवर्नमेंट बनाई थी, उसने सभी लोगों को जो था, एक कह सकते हैं थोड़े समय के लिए, जो जैकोबिन्स की सरकार के समय सभी अडल्ट, जो उस समय 21 साल के इन्होंने एज करती थी 21 साल, और जैकोबिन क्लब जो क्लब के लोगों की सरकार बनी थी तब, तो उन्होंने सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था इवन, यानी कि, लेकिन उसमें भी महिलाओं को कह सकते हैं वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, यानी कि केवल जो अडल्ट, यानी कि जिनकी उम्र 21 साल होती थी, उनको ही वोट देने का अधिकार दिया था जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट ने। हालांकि आगे देखो, नेपोलियनिक कोड आता है, यानी कि उसके बाद ये क्या करता है, लिमिटेड सफरेज, यानी कि फिर से ये वही मतलब सारी चीजें रिस्टोर कर देता है कि जो एक्टिव सिटीजन होंगे वही वोट दे सकेंगे। और उसके बाद एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू स्टेटस ऑफ अ माइनर, यानी कि इनको, महिलाओं को फिर से कह सकते हैं यहाँ से उनका स्टेटस गिरा दिया गया। और उसके बाद सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, और उसके बाद महिलाओं को शादी से पहले फादर के अधीन रखा जाता था, और उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड के अधीन रखा जाता था। ये इनके आइडियोलॉजी में था। थ्रू आउट द 19th and early 20th century, women's and non-proprietary men organized opposition movement demanding equal political rights, यानी कि 19वीं सदी में और 20वीं सदी के शुरुआत तक ये सभी महिलाएं, और उसके बाद जो भी जो जो नॉन प्रॉपर्टी होल्डर जो थे सिटीजन, जिनको जो क्या कहते हैं एडल्ट थे, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, यानी कि जो वुमेन्स और जिनको प्रॉपर्टी नहीं थी जिनके पास, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला, ये दोनों ही लोग जो थे वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष लगातार करते रहे। और उसके बाद आपको पता है कि फाइनली जो था 1946 में जाके, 1946 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला था। कहाँ? फ्रांस में। बहुत लंबा संघर्ष था, यानी कि सोचो, कहाँ 1789 में क्रांति होती है और उसके बाद कहाँ 1946 में जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। कितना लंबा संघर्ष किया फ्रेंच सोसाइटी की विमेन्स ने। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी कि लिबरल जो बात करता था वो मार्केट की फ्रीडम की बात करता था, यानी कि एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जिस पर किसी भी तरीके का कोई ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। इस मामले में ये अच्छा था। जो ये आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म की, यानी कि जिसको हम उदारवादी की नीति बोलते हैं, ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एरिया में बहुत अच्छी थी, यानी कि इसमें कह सकते हैं मार्केट बिल्कुल ट्रेड फ्री, यानी कि जो ट्रेड होना चाहिए वो टैक्स फ्री होना चाहिए, कोई भी बैरिकेड नहीं होना चाहिए। इस टाइप के आइडियोलॉजी के ये समर्थक थे जो लिबरल्स थे। यानी कि यहाँ देखो कह भी रहे हैं कि इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। और किसका विरोध करते थे? कि जो सरकार द्वारा मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएं, यानी कि जिससे कि जो कह सकते हैं व्यापार में और जो क्या कहते हैं सामान है, वस्तुएं हैं, उनके आने जाने में इधर उधर आसानी हो सके, जो भी सरकार ने टैक्स लगा रखे हैं वो हटा दिए जाएं, इस बात का ये समर्थन करते थे। और वही हुआ भी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के ही समय, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, यानी कि जो ट्रेडर्स थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिन्होंने कुछ व्यापार करके ही अर्निंग करी थी और उसके बाद एजुकेशन तक एक्सेस करी थी, इन लोगों की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि व्यापार से आप जो गोल्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दीजिए। यानी कि बहुत सारे श्रेणीबद्ध तरीके से पहले ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे मोनार्की के अधीन, तो कह रहे थे वो, इनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि आप ये हटाइए सबसे पहले, जिससे क्या हो सके, वस्तुओं की आवाजाही आसानी हो सके और लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो सके, जिससे कि वो पैसा अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी कर पाए। तो सबसे बड़ी डिमांड ये थी मिडिल क्लास के लोगों की, जो एजुकेटेड थे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर हम बात करते हैं नेपोलियनिस जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, यानी कि आगे इसकी बातें जो है हम लोग देखेंगे, यानी कि उन्होंने क्या चेंजमेंट किया आके, तो वो देखो कि काउंटलेस ऑफ, कह सकते हैं यहां से देखो, जब नेपोलियनिक कोड आया उसने क्या चेंजमेंट किए, तो काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटी
प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स कह सकते हैं। पहले पूरा 39 स्टेट्स में जो था व्यापार जब होता था तो ईच ऑफ दीज पजेस इट्स ओन करेंसी। सोचो इनके बीच में 39 स्टेट्स थे और इतने ही प्रकार की इनकी करेंसी चलती थी। अब होता क्या था कि हर स्टेट में अगले स्टेट में पहुंचने पर वो करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता था और उसके बाद धीरे इसमें क्या होता था, ट्रेड में बहुत बाधा उत्पन्न होती थी, बहुत कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस आते थे, जिसके चलते व्यापार बहुत धीरे हो पाता था। और उसके बाद आपको पता होगा कि वेइंग एंड मीजर सिस्टम भी बहुत अलग-अलग थे। यहाँ पर लगभग 11-12 प्रकार के जो थे वो वेइंग सिस्टम चलते थे। अब सोचो यहाँ पर एक बात बताई गई है क्या कि एक मर्चेंट जब ट्रेवल करता था 1833 की बात है, कहां से, हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, यानी कि ऊपर से अगर हम बात करते हैं यहाँ न्यूरेमबर्ग, यहाँ हैम्बर्ग समझ लो, ये न्यूरेमबर्ग है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अपने सामान को बेचने निकला तो क्या होता था, उसको लगभग 11 प्रकार की कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, सोचो। और हर एक बैरियर पर उसको अपनी ड्यूटी के रूप में 5% देना पड़ता था, समझो। अब इसका मतलब 55% तो उसका भैया टैक्स के रूप में चला गया, क्या ही व्यापार में बचेगा उसको। तो ये सब बातें थी जो कह सकते हैं व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई थी। नेपोलियन ने आते ही ये सब कुछ हटा दिया था। नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नेपोलियन पसंद ही नहीं आया कुछ लोगों को, क्योंकि जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे वो चाह रहे थे कि अगर नेपोलियन ने जो अपने यहाँ फ्रांस में बदलाव किए हैं, और सोचो अगर हमारे देश के लोग इससे प्रेरित हो गए और उसके बाद हमारे खिलाफ बगावत कर दी तो फिर क्या ही होगा हमारा। तो इसलिए नेपोलियन को इन लोगों ने सब ने मिलकर हराया, साजिश रची, ठीक है। तो ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मी एंड और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, यानी कि जो ड्यूटीज लगती थी, जो कह सकते हैं बैरियर्स, जो टैक्स लगता था ड्यूटीज के रूप में, तो वो वजन के हिसाब से और कीमत के हिसाब से लगता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेइंग एंड मीजर्स, अभी मैंने बताया ना, हर सिस्टम में इनका नाप तोल का सिस्टम अलग अलग चलता था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो था इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन था, यानी कि बहुत समय लगता था ये व्यापार करने में भाई। 11-12 प्रकार की क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ रही हैं, 39 टाइप की करेंसी हैं, एक्सचेंज कराते हैं। एक आदमी चला मान लो 10 तारीख को और वो पहुंचेगा अगली 10 तारीख को, क्योंकि उसको कई ट्रेड बैरियर से और उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करने में बहुत समय लग जाता था। तो द मीजर्स ऑफ क्लॉथ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो एल यानी कि यूनिट थी नापने की, विच इन रीजन स्टूड फॉर द डिफरेंट लेंथ, यानी कि जहां हर किसी क्षेत्र में उसकी लंबाई अलग अलग निकलती थी। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर आप फ्रैंकफर्ट में खरीदते हैं उसको, यू वुड गेट 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ, यानी कि आप कितना कपड़ा खरीदोगे, 54.7, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद वही म्यांज में जो है 55.1 सेंटीमीटर, और वही न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और वही फेरबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। चीज एक ही है, एल जो लेंथ की यूनिट थी, और हर जगह इनकी अलग अलग मेजरमेंट थे। भाई साहब कहीं कुछ और चल रहा है तो कहीं कुछ और चल रहा है, गजब ही इनके यहाँ सब सिस्टम था। और उसके बाद यानी कि ये राजा, आपको पता ही है, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, बिल्कुल गवार टाइप के लोग थे, तो कुछ भी अपने हिसाब से बना लिए। ठीक, सच कंडीशंस वर viewed as the obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। तो कह सकते हैं ये जो कंडीशंस थी उन किसके द्वारा देखी गई, बाधा के रूप में देखी गई, किसके द्वारा, जो कह सकते हैं कॉमर्शियल क्लास था उनके द्वारा। कि ये उन लोगों ने सबसे पहले आकलन किया कि भैया हमारे व्यापार में सबसे बड़ी जो बाधा बनी बैठे है वो यही चीजें हैं कि जिससे हमें व्यापार करने में आसानी नहीं हो पाती है। हम इतने तरीके से टैक्स दे रहे हैं, इतने तरीके की लंबाई की यूनिट चल रही है भाई साहब, जो वेइंग सिस्टम है वो अलग अलग है, और इसके बाद करेंसी लगभग 39 प्रकार की चल रही है, मतलब गजबई सिस्टम है इनके यहाँ। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए unified economic territory allowing the अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। देखो अब इसके बाद जो इसके क्रिएशन की बात इन्होंने, कह सकते हैं इसके यूनिफिकेशन की बात करने वाले लोग थे वो लिबरल्स थे। वो क्या चाह रहे थे कि इस टाइप के बदलाव होने चाहिए जिससे कि जो है वस्तुओं का और लोगों का और पैसे का आसानी से इधर से उधर एक्सचेंज हो पाए, ठीक है, लोग इधर से उधर जा पाए व्यापार करके और लौट आए। और उसके बाद कह सकते हैं करेंसी भी इधर से उधर आसानी से मतलब बहुत सारे प्रकार की करेंसी नहीं, नेपोलियन आया तो 39 से 2 प्रकार की करेंसी कर दी थी उसने। और उसके बाद वेइंग सिस्टम जो था पूरा बदल के रख दिया था उसने, यानी कि ये सारे सिस्टम पूरे उसने
चेंजमेंट की। और उसके बाद आपको पता है कि 1834 में यानी कि 1834 में एक कस्टम यूनियन लाया गया इन लोगों के द्वारा, जिसमें था, जिसका नाम था जॉलवेरियन। जॉलवेरियन यानी कि एक कस्टम ड्यूटी थी जो इतने प्रकार की, अभी 11 प्रकार की ड्यूटी लगती थी, अब वो सारी ड्यूटी हटाकर एक जॉलवेरियन नाम का जो है कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। जैसे कि अपने यहाँ सारे टैक्स वगैरह हटाकर एक जीएसटी नाम का टैक्स ले आया गया, तो इस टाइप से इन्होंने भी जॉलवेरियन नाम का एक कस्टम ड्यूटी बनाई। और उसके बाद प्रूशिया का ये इनिशिएटिव था, जिसको कई लोगों ने, फिर जर्मन स्टेट के लोगों ने सबने ज्वाइन कर लिया था और इसको अप्रूव कर दिया था कि हाँ चलो ठीक है, ये जो 11 प्रकार की हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, तो अब एक जॉल बैरन देना पड़ेगा सिर्फ कस्टम ड्यूटी के रूप में। तो द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस अ नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32 टू 2। देखो, यानी कि 30 से कितनी आ गई थी, केवल 2 तक रख दी आके, यानी कि 30 से केवल आ गई 2 पर करेंसी। और उसके बाद जो यूनियन अबॉलिश, यानी कि इस यूनियन ने अबॉलिश कर दिया वो उन सभी टैरिफ बैरियर्स को, और उसके बाद यानी कि नंबर ऑफ करेंसी को भी हटाकर कितने 30 से केवल 2 कर दी, समझ गए। द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क रेलवे, और उसके बाद रेलवे को नेटवर्क को एक्सपेंड किया गया, जिससे क्या हुआ कि मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके, किसके, जो वस्तुएं इधर से उधर जा रही थी उनके मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके, और इससे हम किसको बढ़ावा दे सके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। इससे कह सकते हैं हम नेशनल यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि जब इतने प्रकार के चेंजमेंट किए गए तो लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो थी वो क्रिएट होने लगी थी इकोनॉमिक एरेना में। और उसके बाद भी अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यहीं से कह सकते हैं मजबूती मिली किसको, इकोनॉमिक राष्ट्रवाद को, समझ गए। और उसके बाद द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, और इससे फिर इन चेंजमेंट के बाद पूरे यूरोप के अंदर बहुत सारे जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स थे लोगों में यूनिफाइड जो है क्रिएट हुए। और उसके बाद कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर ये चेंजमेंट हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसका हमें सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ये तो थी कहानी लिबरल्स की। और लिबरलिज्म फॉर नेशनलिज्म, यानी कि जो लिबरल्स थे उनका राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति क्या मानना था, और यानी कि वो क्या आइडियोलॉजी रखते थे अपनी, ये सब हम लोगों ने सीखी। और उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता हो कि कौन थे लिबरल्स, यानी कि मैंने आपको लिखा भी हुआ है, उसके बाद अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको देखो, मैं इस बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप यहां से अपनी बुक जो है अपने सामने रख लें, पेंसिल हाथ में रख लें, आपको कोई भी चीज न्यू लगती है तो उसको वही पॉइंट वाइज नोट डाउन करते जाएं कि हाँ यहाँ से हम इस टॉपिक से इतने पॉइंट बना सकते हैं, आपको आसानी रहेगी लिखने में आंसर। अगर जहां जहां मैं पॉइंट बनने की कोशिश होती है वहां मैं पॉइंट बना के आपको समझा देता हूं, कि जिससे कि आप जो है आगे अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ रख सकें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक अगला जो टॉपिक आता है जो कंजर्वेटिज्म, जिसकी हम बात कर चुके हैं, आपको ये कौन थे इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं, अ पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि ये भी राजनीतिक कह सकते हैं विचारधारा के लोग थे, जो किस पर जोर देती थी, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, यानी कि पुरानी परंपराओं का समर्थन करने वाले लोग थे ये। और उसके बाद स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, यानी कि ये वो लोग थे, सीधा सा अगर हम एक लाइन में लिखें तो दे डिड नॉट वांट टू चेंज क्विक इन द सोसाइटी, दे डिड नॉट वांट टू चेंज they did not want to change in the society quickly। अब भाई अपनी पावर को कौन खोना चाहता है, सीधी सी बात ये है, ये सब लोग अपर क्लास के लोग थे, जिसमें कौन थे, क्लर्जी प्लस नोबिलिटी। अब इनको पता है कि अगर हमने चेंजमेंट एकदम कर दिए तो हमारे सारे अधिकार छीन ले जाएंगे। भाई इनके पास पहले से ही सदियों से इतनी पावर थी कि इनका जो था सोसाइटी के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेशन था। अब इस पावर को कौन खोना चाहेगा, सीधी सी बात ये है। तो ये क्यों चेंजमेंट चाहेंगे, एक क्वेश्चन खड़ा होता है ना कि ये क्यों चेंजमेंट चाहेंगे, तो और इनको फायदा है मोनार्की में, और जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो भी परंपराएं चली आ रही हैं इनके यहाँ, उसके उस परंपरा में इनको फायदा था, तो भैया ये क्यों चेंजमेंट चाहेंगे, तो इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। हाँ, लेकिन जब इनको लगा कि लिबरल्स और रेडिकल्स बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं क्या कि भैया चेंजमेंट तो होगा लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है, एकदम सोसाइटी को मत बदल दो, ये लोग बात कह रहे हैं। अब आपको पता है कि जब क्रांति शुरू हो जाए, लोगों में आग लगी हो क्रांति करने की, तो कोई इनकी सुनेगा,
यानी कि 1800 और 19वीं शताब्दी में कह सकते हैं यहाँ तो पूरी तरीके से चेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं 18th सेंचुरी में। जो 1800 ये 34-35 का समय चल रहा है, 1815 का समय, यानी कि 1830 में ही आपने देखा कि जो सेकंड स्टेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरुआत होती है, तो वहां पर आपने फिर देखा 1848 तक फ्रांस पूरी तरीके से रिपब्लिक बन जाता है। और इतने बड़े बदलाव जब यूरोप में फ्रांस जैसे देश में आए, तो जहां दो बार क्रांति देखने को मिली दुनिया वालों को, तो भैया चेंजमेंट यूरोप के अदर कंट्रीज में आने लाजमी थे। और वही हुआ कि अब कंजर्वेटिज्म अपनी आइडियोलॉजी को लंबे समय तक होल्ड करने में अनसेफ अपने आप को समझ रहे थे। तो वो क्या कहने लगे हैं कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए। वो किसको प्रीफर कर रहे थे कि ग्रेजुअल करो, एकदम चेंजमेंट मत करो। इनकी बात अब चलने वाली नहीं थी, सीधी सी बात ये है। तो देखो, अगर हम थोड़ी जल्दी समझेंगे इसको, तो अगर ये कौन थे, इनको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, यानी कि ये वो लोग थे जो रूढ़िवादी कह सकते हैं विचारधारा के लोग थे। रूढ़िवादी यानी कि रूढ़िवादी कौन होते हैं, जो थोड़े पुराने ट्रेडिशंस के सपोर्टर होते हैं, ठीक, जिनका उसमें फायदा होता है। लाइक दैट मोनार्की के सपोर्टर ये थे, और नोबिलिटी के सपोर्टर थे, फ्यूडल सिस्टम के सपोर्टर थे, और उसके बाद जो परंपरा चली आ रही थी उसके सपोर्टर थे। यानी कि ये कह रहे थे एज इट इज बना रहना है तो क्या दिक्कत है हम। लेकिन भाई दिक्कत तो किसको थी, मिडिल क्लास को, थर्ड क्लास के लोग जो थे, थर्ड स्टेट के लोग, उनको सबको दिक्कत होगी ना। ये तो सब कोई टैक्स तो पे करना नहीं पड़ रहा था इनको, तो उनको क्या ही पड़ी चेंजमेंट की। तो कह रहे हैं कि ठीक है चेंजमेंट आप चाह रहे हो तो, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ना ना भाई, चेंजमेंट तो होके रहेगा। आगे देखो, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन। लेकिन अब यहाँ से कहानी शुरुआत होती है जब लिबरल्स अपने आप को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर चुके थे, और समय आता है 1815 का। कहानी यहाँ में फिर ट्विस्ट आ जाता है। आपको देखो क्या होता है कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई होती है। नेपोलियन एक तरफ फ्रांस की तरफ से, और एक तरफ खड़े थे ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया। यानी कि अगर हम कहानी पूरी समझें इसको, तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि अगर आप समझेंगे तो यहाँ समझो, देखो 1800 1815 का जब समय हुआ, कहाँ मच्छर बैठ गया भाई, चलो उसके बाद देखो, ये समय था 1815 का, और यहाँ कह सकते हैं युद्ध होता है कौन सा, वाटरलू का। और वाटरलू किसके किसके बीच में हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरफ थे कौन, नेपोलियन, नेपोलियन जो थे, और एक तरफ थे कौन, एक तरफ थे ब्रिटेन, ब्रिटेन। ये बातें तो कई बार आपको बता चुका हूं। और कौन था, रशिया, ठीक है, रशिया। और कौन थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। और उसके बाद कौन था, चौथा, प्रूशिया। ये सभी बड़े बड़े देश थे उस समय यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसके बाद इन चारों लोगों ने मिलकर इसको हरा दिया, ठीक है। और ये सभी लोग थे कह सकते हैं कौन, कंजर्वेटिस्ट। ये सभी लोग जो थे वो कंजर्वेटिस्ट थे। और उसके बाद आप समझो, अगर ये कंजर्वेटिस्ट हैं तो ये अपनी पावर को क्यों कम करना चाहेंगे, ये अपनी पावर को क्यों कम करना चाहेंगे, ये आप खुद ही बताइए। यानी कि ये रूढ़िवादी लोग थे जो नेपोलियन द्वारा, नेपोलियन कोड में किए गए चेंजमेंट से ये लोग परेशान थे कि भाई साहब ये चेंजमेंट जो नेपोलियन ने किए हैं, वो कहीं हमारे देश की जनता इनसे इंस्पायर होकर हमारे खिलाफ ना बगावत करना शुरू कर दे। और उस समय नेपोलियन पूरे देश के अंदर, यानी पूरे कॉन्टिनेंट में ज्यादातर देशों पर कब्जा कर चुका था। इसका मतलब जब 1804 में वो गद्दी पर बैठता है, और उसके बाद फ्रांस के लिए बहुत सारे वादे करता है, और उसके बाद ये अपना नेपोलियन कोड देता है। उसमें आपने पता होगा कि बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका सिंप्लीफिकेशन किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ट्रेड से गोल्ड रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए, यूनिफाइंग वेइंग सिस्टम कर दिया था। और उसके बाद कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया, कम्युनिकेशन में। और मतलब बहुत सारे चेंजमेंट किए थे नेपोलियन आते ही। लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे थे कि ये चेंजमेंट एकदम होने चाहिए। अभी मैंने आपको पीछे जस्ट यही तो बताया कि ये चाह रहे थे कि ये चेंजमेंट अचानक से नहीं होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक। नेपोलियन कह रहा था कि बहुत तेजी से, क्योंकि नेपोलियन को लोगों का भरोसा जीतना था। और लेकिन बहुत जल्दी ये लोग समझ चुके थे कि नेपोलियन क्या कर रहा है, कि अपने तरीके की मोनार्की को एस्टेब्लिश करना चाहता है, कह सकते हैं मॉडर्न मोनार्की। हालांकि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को खत्म किया था, ये सब जानते हैं, लेकिन
ये लोग कह रहे थे इनके, ये एब्सोल्यूट मोनार्की के सपोर्टर थे, जहां फ्यूडल सिस्टम हो, थर्ड क्लास के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता हो, अपर क्लास के लोगों को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं, रूढ़िवादी हैं एकदम। ठीक है। अब इनके बीच में जब युद्ध होता है तो ये भाई चार लोग थे, मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन की सेना को। फिर इनके बीच में ट्रिटी होती है एक, कौन सी? ट्रिटी ऑफ वियना होती है। ट्रिटी ऑफ वियना आपको पता होगा। ठीक है। वियना 1815 में ही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिटी लगभग हर बार एमसीक्यू में पूछी जाती है, ये बात आपको याद रखना ही होगी। और ट्रिटी ऑफ वियना में क्या होता है कि नेपोलियन के ऊपर कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि नेपोलियन से बोला जाता है कि तुमने जो भी क्या कहते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी क्षेत्र जीते हैं वो तुम्हें छोड़ने होंगे। उसके बाद जो भी तुमने क्या कहते हैं बदलाव किए हैं उसमें बहुत सारे चेंजमेंट कर दिए गए, और उसके बाद बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है। बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। ये आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। रिस्टोर, ठीक, बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। और फिर उसके बाद इसका जो राजा था वो आपको पता होगा कौन सा बनाया गया था, लुइस 18 को यहाँ राजा बना दिया गया था। और उसके बाद फिर ये सारे चेंजमेंट हुए आफ्टर ट्रिटी ऑफ वियना। ठीक है। उसके बाद यानी कि इनका दबदबा फिर से बढ़ गया, और ये जो लिबरल्स टाइप के और रेडिकल्स टाइप के लोग हैं इनका दबदबा थोड़ा कम पड़ गया। अब क्या होगा वो समझो, देखो यहां से क्या होगा फिर देखो। यानी कि ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं क्या, हाँ, ड्रि- देखो, डिफीट ऑफ नेपोलियन जैसे ही 1815 में हारता, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि अब जो सरकार थी यूरोप के अंदर, कह सकते हैं फिर से किसके द्वारा चलाई जाने लगी, कंजर्वेटिव टाइप के लोगों के द्वारा। यानी कि कंजर्वेटिस्ट बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी। इनका, ये लोग किस में विश्वास करते थे कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पुराने तरीके की सरकार है और जो पुराने तरीके की सोसाइटी है वैसे ही रहनी चाहिए, कुछ चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक दी मोनार्की होनी चाहिए, चर्च रहना चाहिए, सोशल हायरार्की रहनी चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। यानी कि ये सब उस टाइप के लोग हैं, बहुत ही घटिया टाइप के लोग हैं कह सकते हैं, जो कोई चेंजमेंट चाहते ही नहीं है, जो दूसरों को कोई अधिकार देना नहीं चाहते हैं। मतलब उसके बाद आगे देखो, मोस्ट कंजर्वेटिस्ट however did not propose a return of the society pre revolutionary days। यानी कि लेकिन थोड़े बहुत इनके मन में हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या ये नहीं चाह रहे थे कि पहले की तरह हमें क्रांति देखने को मिले, तो थोड़ा बहुत इस बार क्या करेंगे, बदलाव कर देंगे आपके हिसाब से। ठीक है। रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, लेकिन जो नेपोलियन ने बदलाव किए इस टाइप का बदलाव हम नहीं चाहते हैं। यानी कि हम थोड़ा बहुत बदलाव तो कर देंगे, लेकिन जो नेपोलियन ने बदलाव किए वैसे कोई बदलाव नहीं करेंगे। गजब, मतलब गजबी लोग हैं ये। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या, द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। और उसके बाद देखो, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि इससे क्या होगा, कह रहे हैं कि इससे पावर जो है स्टेट की और ज्यादा प्रभावशाली होगी और मजबूत होगी। अ मॉडर्न आर्मी इन्होंने बनाई, एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी के साथ डायनेमिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफर्डन कुड स्ट्रेंथ ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। इस तरीके से कह सकते हैं पुरानी फिर से वही चीजें सब रिस्टोर हो गए। 1815 में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, यानी कि जो ये अभी मैंने बताई थी आपको कौन थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये चार देश थे हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और मेट एट वियना, ये वियना में मिलते हैं टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप, यानी कि यूरोप को अब फिर से हम वैसा ही सेटलमेंट करेंगे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरिंच, और इस कांग्रेस यानी कि इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ड्यूक मैटरिंच, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। और उसके बाद डेलीगेट्स यानी कि जो इसके अतिथि थे, ठीक है, वो लोग कौन थे, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 यानी कि इन्होंने ट्रीटी करी 1815 में, और उसके बाद विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग द चेंजमेंट ऑफ that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। और इन्होंने क्या किया,
जो नेपोलियन के युद्ध के बाद यानी कि नेपोलियन के सत्ता के आने के बाद जो चेंजमेंट किए थे उनको इसने क्या किया, अंडू कर दिया एक समझ से। यानी कि उसको फिर से रिस्टोर कर दिया वो सभी बदलाव, ठीक, जो नेपोलियन ने किए थे उन सभी बदलाव को हटाकर पुरानी जैसी चीजें फिर से क्या कर दिया गया, बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको उखाड़ फेंका गया था कब, नेपोलियनिक क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, इसको सत्ता में दोबारा लाया गया, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट्स इट हैड अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, और फ्रांस ने जो क्षेत्र जीते थे नेपोलियन के समय वो वापस करने पड़े। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और फ्रांस के चारों तरफ कह सकते हैं पूरे चारों तरफ जो थे छोटे छोटे स्टेट्स को बना दिया गया, जिससे क्या हो सके कि फ्रेंच सोसाइटी के जो चेंजमेंट थे, जो आइडियाज थे, आगे चल के फ्यूचर में कभी एक्सपेंशन ना हो पाए फ्यूचर में, उनका ये बदलाव उन्होंने फिर से कर दिया। और उसके बाद द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और जो यहाँ कह सकते हैं जो नीदरलैंड का राज्य था, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, इसमें क्या शामिल था, बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वॉज एडेड टू पेडीमोंट इन द साउथ, यानी कि उसके बाद देखो, समझ गए, यानी कि बेल्जियम को किसके अधीन कर दिया गया, नीदरलैंड के, और उसके बाद जेनोवा जो जो था वो किसमें जोड़ दिया गया, पेडीमोंट में, यानी कि सार्डिनिया पेडीमोंट जो था, पेडमोंट उसके अंदर। प्रूशिया वाज गिवन इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, प्रूशिया को नई टेरिटरीज दे दी गई वेस्टर्न फ्रंट में, यानी कि इस साइड, और उसके बाद यूरोप के अंदर, और जबकि ऑस्ट्रिया जो था इसको कंट्रोल दिया गया कहाँ, नदर्न इटली के ऊपर, और जबकि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसको ऐसा ही छोड़ दिया गया, नेपोलियन के बाद उसको अनटच, मतलब उसको नहीं कोई टच किया गया। उसके बाद इन द ईस्ट अगर हम बात करते हैं, ईस्ट में रशिया ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, जबकि प्रूशिया जो था इसको कुछ सेक्शोनी का पार्ट दे दिया गया, ठीक है, यानी कि अब देख रहे ये जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे इन्होंने हर जगह अपना अपना दबदबा बना दिया दोबारा से। और उसके बाद अगर हम बात करते द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्की, इनका मेन मकसद क्या था, किसको रिस्टोर करना, मोनार्की को, ठीक, याद रखना, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जिसको उखाड़ फेंका गया था किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, यानी कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी जिसको नेपोलियन ने खत्म किया था, कंजर्वेटिव लोगों ने उन सभी आइडियोलॉजी को रिस्टोर कर दिया, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और इन्होंने फिर से कह सकते हैं एक नया ऑर्डर चालू कर दिया। कंजर्वेटिव रिजाइम्स वाज सेट अप इन 1815, यानी कि फिर से कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल को 1815 में रिस्टोर किया गया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिशन, यानी कि ये अब पसंद नहीं करते थे कि इनका कोई विरोध करे, कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को कोई भी विरोध करे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सॉट टू कर्व एक्टिविटीज, इन्होंने जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको दबाने का प्रयास किया, दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो क्वेश्चन खड़ा करती थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर, उन सभी एक्टिविटीज को इन्होंने दबा दिया, समझ रहे, पूरा दबदबा फिर से कायम कर लिया। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉस एंड कंट्रोल, यानी कि ज्यादातर चीजों पर क्या कर दिया इन्होंने, सेंसरशिप लगा दी, और उसके बाद कंट्रोल कर लिया, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, प्लेज, सॉन्ग्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो फ्रीडम की बात करती हो, जो स्वतंत्रता की बात करती हो, उन सभी पर इन्होंने कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सेंसरशिप लगा दी कि कुछ नहीं ये सब चलेगा तुम्हारा, तो ये सब ड्रामा बंद करो। इन्होंने कंजर्वेटिव टाइप के लोगों ने बोला कि ये जो तुम सोसाइटी में चेंजमेंट लाना चाहते हो, पूरी हायरार्की बदलना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम, जब तक हम लोग हैं। तो ये कंजर्वेटिव टाइप के लोगों की आइडियोलॉजी थी। तो कनास टाइप के लोग तो हैं, समझ रहे हो, ये बिल्कुल ही वाहियात टाइप के लोग हैं, जो कह सक बताओ लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम को नहीं देना चाहते हैं। अब इससे जाहिया मतलब कह सकते हैं जाहिलपना क्या ही इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये उस टाइप के लोग थे। अब उसके बाद आगे देखो, थोड़ा सा हम लोग जल्दी कवर करेंगे इसको, रिवॉल्यूशनरीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो एसोसिएटेड विद द फ्रांस रिवॉल्यूशन, यानी कि जो भी लिबर्टी और इक्वलिटी से संबंधित जो भी कह सकते हैं जो आइडिया थे जो जुड़े हुए थे फ्रांस की सोसाइटी रिवॉल्यूशन से, उन सबको इन्होंने दबा दिया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद लोगों के मन में हमेशा बसी रही। लिबरल्स के लोग कहाँ भूलने वाले थे भाई, आज दबा लोगे कब तक दबाए रहोगे, एक दिन तो क्रांति फिर से होगी। तो आज चलो ठीक है, कुछ समय तक इन्होंने फिर से दबदबा अपना कायम कर लिया, लेकिन
जो लिबरल्स टाइप के लोग थे, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अपने दिल में सँजो के रखा और वन ऑफ द मेजर इश्यू टेकन अप बाय लिबरल्स नेशनलिस्ट, और उसके बाद इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही बन चुका था कि अब हमें बड़े लेवल पर क्रांति करनी होगी, और उसके बाद यही लोग जो हैं क्रांतिकारी बनकर उभरेंगे। हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया कि जो अब ये कंजर्वेटिव टाइप की जो मोनार्की रिस्टोर हुई है, ये बहुत ही बेकार है। इसमें लोगों की इक्वालिटी, लिबर्टी सब कुछ खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जहां लोगों की बोलने की आजादी थी, जहां लोग अपने बातों को अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से लोगों के साथ व्यक्त करते थे, तो उसको भी इन्होंने सेंसरशिप कर दिया था। तो कह सकते हैं अब ये लोग कैसे क्रांति चलाएंगे, आगे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो कैसे अपनी गतिविधियों को आगे चलाएंगे, यानी कि अब लिबरल जो कंजर्वेटिव टाइप की दोबारा सरकारें बनी हैं यूरोप के अंदर, उनको कैसे खत्म करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा पूरा लेक्चर देखा करो बेटा, तब आपको चीजें पूरी समझ में आएंगी। थोड़ा देखोगे, कुछ थोड़ा ही समझ में आएगा, पूरा बैठ के देखोगे पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दिया करो, और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। चैनल को जो भी नए लोग आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें हौसला बढ़ेगा, बस यही चाहिए आपसे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल।